नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन भी, और आप सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो भारत और अमेरिका क्या दोनों देशों के बीच नया अध्याय शुरू हो रहा है, और जयशंकर भारत के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ कुछ सवाल और कुछ तथ्य भी हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखा जाए। उसके बाद आज के हमारे खास मेहमानों के जरिए, विश्लेषकों के जरिए इन तथ्यों और सवालों को समझने की कोशिश करें और अपने दर्शकों तक इससे जुड़ी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करें। हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, और ट्रंप की ताजपोशी में जयशंकर की मौजूदगी, इस मौजूदगी के क्या मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि अलग अलग विश्लेषक जो हैं, जो चिंतक हैं, समीक्षक हैं, वो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। भारत अमेरिकी संबंधों के बीच जो है किस तरीके की मिठास है वो बढ़ेगी, या फिर कुछ मोर्चों पर भारत मुश्किलों और नई चुनौतियों में भी फंसता दिख सकता है, इसकी भी आकलन और समीक्षाएं हो रही हैं। ट्रंप का फोकस क्योंकि व्यापार और H-1B वीज़ा सुधारों को लेकर जिस तरीके का प्रेशर रिपब्लिकन पार्टी में लगातार देखा जा रहा है, उससे ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इन मोर्चों पर भारत के सामने नई चुनौतियां या फिर बड़ी चुनौतियां ज़रूर आ सकती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र, यहाँ के जियो पॉलिटिक्स को लेकर और इसमें भारत की जो भूमिका है, उससे जुड़ी अमेरिका की रणनीति में भारत की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो क्या अब और ज़्यादा मजबूत होगी, और ज़्यादा संबंध जो है करीबी हो जाएंगे, और कैसी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की कदम ताल, इसे भी समझने की कोशिश शुरू करेंगे। और पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन जो भारत के दुश्मन हैं, उन क्या कमज़ोर पड़ेंगे ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद से। तो आइए शुरू, आज हमारे जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर प्रमोद पाहवा, उत्कर्ष सिन्हा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं आत्मजीत सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं उत्कर्ष सर आपसे करना चाहूँगी। जिस तरीके से जयशंकर की मौजूदगी अब शपथ ग्रहण समारोह में रहने वाली है, कई अन्य जो विदेशी नेता हैं, शख्सियत हैं, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। उत्कर्ष सर, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत को निमंत्रण मिला है, ये सच है, लेकिन वो निमंत्रण नहीं मिला जिसके लिए भारत और भारतीय विदेश मंत्रालय बहुत कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री को मिल जाए। अभी तक मेरी जानकारी जो है उसके हिसाब से 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनविटेशन मिला है, और बहुत सारे देशों को फॉर्मल इनविटेशन मिला है, तो भारत भी है उसमें से एक। और कई मामलों में खासतौर से क्वाड समझौते के तहत भारत का महत्व तो है ही। तो जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत बड़े सम्मान की बात जैसा हो वो नहीं है, क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने, सारे लोग बात कर रहे हैं कि ट्रंप के आने से चाइना के साथ जो उनका एक कड़वा रिश्ता रहा है वो होगा, लेकिन उनका इनविटेशन शी जिनपिंग को गया। उन्होंने लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया। उन्होंने यूरोप में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम को इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं इनवाइट किया। और हालांकि जब जयशंकर अभी पिछले दिनों एक हफ्ते तक रहे अमेरिका में, तो यहाँ पे सोशल मीडिया में बड़े मीम्स चल रहे थे कि वो मोदी के लिए इनविटेशन का जुगाड़ करने गए हैं, इस तरह की चीजें हो रही थी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये होता नहीं है, लेकिन आप ट्रंप के कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। और जहां तक भारत को निमंत्रण मिला, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त, और खासतौर से अगर अमेरिका के पॉइंट से देखें तो और इसलिए कि अमेरिका और चीन जिसकी बातें पूरी दुनिया कर रही है, उसके बीच में एशियाई जोन में
भारत ही है जो स्टेबल डेमोक्रेसी है और उसकी इंपॉर्टेंस हर लिहाज से बेहतर है, तो वो इनविटेशन तो आना। लेकिन जो 4 इनविटेशंस गए हैं, हालांकि इसके पहले का भी एक मैं बहुत जल्दी जल्दी खत्म करता हूं कि एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी का जो इवेंट होता है, उसमें कभी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की परंपरा नहीं रही है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने इस बार वो शो किया है। तकरीबन 17,000 USD का डोनेशन मिला है उनको, और वो इस बार 4 हेड ऑफ स्टेट्स को बुला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके क्लोज फ्रेंड, जो उनको दोस्त कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनको इनविटेशन नहीं मिला है अभी तक। सो यू आर सेइंग कि ये जो है जयशंकर की उपस्थिति और मोदी जी का निमंत्रण ना मिलना, ये कहीं ना कहीं ट्रंप के संकेत हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी या फिर भारत सरकार के साथ ट्रंप किस तरह की नीतियों पर आगे बढ़ते दिख सकते हैं। आत्मजीत सर, इससे पहले कि मैं प्रमोद पाहवा जी के पास जाऊँ, मैं आपसे भी समझ लेती हूँ, जो उत्कर्ष जी ने यहाँ पर बातें रखी हैं, आप उनसे सहमत हैं या फिर आप किस तरीके से देखते हैं? जयशंकर को न्योता मिला है और नरेंद्र मोदी को नहीं निमंत्रण भेजा है। हालांकि जो डीप सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं, शायद आपको अत्यधिक पता होगा इस बारे में। आत्मजीत जी। देखिए, इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तो क्या जिस समय इलेक्शंस चल रहे थे और वो कमला हैरिस से मिले, जो कि उस टाइम की नॉमिनी थी, बाइडेन साहब ऑलरेडी अपनी नॉमिनेशन हटा चुके थे, और कमला हैरिस से मिले और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त थे और हाउडी मोदी के नारे लगे थे 2019 के इलेक्शन में फ्लोरिडा में, आपने देखा था वो। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि नरेंद्र मोदी कमला हैरिस को मिले, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिले, तो क्या वो ये समझ चुके थे कि कमला हैरिस ही 2024 का इलेक्शन जीतेंगी और जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी लगातार चलेगा अगले 4 साल के लिए भी? क्या वो अंदेशा था कि नवंबर में जो सेंटेंसिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े मिलते हैं तो विदेश नीति के तहत उनकी जो छवि है या उनके विश्व गुरु की छवि को हानि पहुंचेगी? तो क्लियरली जवाब ये मिलता है कि उन्होंने अपनी जो साइड थी वो दिखा दी कि भाई मैं इस समय कमला हैरिस के साथ हूं, जो मौजूदा सरकार है, और जब कभी जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप तो कहाँ जा रहे हैं, आएंगे, पर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके साथ तो मेरी पुरानी दोस्ती है, पुराना याराना है, तो वो मैं इतने कॉन्फिडेंट वो थे कि उसको रीस्टैब्लिश कर लूंगा। अब मसला ये आ जाता है, देखिए इसमें 2-3 बातें। अब मैं आ जाता हूं जो विश्व पटल पर क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन था वो लुक इनवर्ड्स पॉलिसी पे था, जिसमें चाइना पे वो 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। वो ब्रिक्स को आड़े हाथों लेते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए चाइना पॉलिसी के तहत जो भी कंट्री ब्रिक्स के साथ खड़ा होगा, रशिया की तो मजबूरी है, वो तो यूक्रेन के साथ वॉर में है, और चाइना जो है, जो प्रोडक्शन बैक्ड जिसका युआन है, वो डी-डॉलराइजेशन का प्लान रशिया और चाइना का है। सबसे बड़ा फायदा रशिया और चाइना को होता है अगर डी-डॉलराइजेशन होती है जी। और आप पता है कि अभी 25 कंट्रीज, 13 नए कंट्रीज ऑलरेडी ब्रिक्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो 30% पॉपुलेशन और 40% जीडीपी की हिस्सेदारी वर्ल्ड की है जिनकी, और करीब 4 या 5 आप समझिए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस भी ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। वेनेजुएला है, ब्राजील है, इथियोपिया है, वो सब आना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया हालांकि अभी इंटरेस्टेड नहीं है। और रिफाइनरी का जहां तक सवाल है, जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से अभी तक हमारा आ रहा था, क्योंकि हमें जो सार क्रूड है, उसका सार क्रूड जो इराक से आता है, उससे $3.5-4 का बेनिफिट मिल रहा था। $60 कैप पे क्रूड ऑयल आ रहा था, जिसपे $18 की हमें फ्रेट और इंश्योरेंस लग रही थी, जो $9 से शुरू हुई, बाद में $18 पहुंच गई। तो कुल मिलाकर $70-72 में हमें क्रूड मिल रहा था रशिया से। और पिछले 4 सालों में रशियन क्रूड की हिस्सेदारी हमारे क्रूड इंपोर्ट में करीब 40 से 41% तक पहुंच गई, 32-33 से 40-41 तक जी। पिछले 2 महीने में रशिया में अब क्रूड देने के लिए उनके पास तेल कम है, तो हम वापस पिछले महीने में इराक के पास चले गए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्रूड की वो ज्यादा है। खैर ये तो ऑयल पॉलिसी है जी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने किन किन को बुलाया, मैं आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को, जो बिल्कुल कंगाली के कागार पर थे। 40 बिलियन का उनका लोन था, और वो 40 बिलियन का लोन वो
पे नहीं कर सकते थे IMF को, चाइना उनके रेस्क्यू में आया। चाइना ने उनकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीदा, उनके सोयाबीन को खरीदा, उनकी जो भी उनके पास आउटपुट थी वो खरीदा, और उसने कहा कि मैं आपको स्टैब्लिश करूंगा, क्योंकि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को चाइना छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना के पास प्रोडक्शन का एक बड़ा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसको ये समझ में आ गया है कि अमेरिका अभी उसकी मार्केट नहीं है, और अमेरिका अगर उसको मार्केट कैप्चर भी करनी है तो डायरेक्ट मार्केट वो अमेरिका में नहीं सप्लाई कर सकता, तो उसने मेक्सिको में अपने कारखाने लगाए हैं, उसने कनाडा में ईवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने लगाए हैं, यूरोप में 90% ईवी व्हीकल्स जो बिकते हैं वो चाइनीज ईवी व्हीकल्स बिकते हैं, BYD के नाम से, इंडिया में भी हैं। आपके नॉर्वे में 90% ऑक्यूपेशन ईवी मार्केट की जो है वो चाइना की है। तो चाइना जो है वो बड़ा स्मार्टली काम कर रहा है, वो कारोबार कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग का बुलाना, ट्रम्प क्या कर रहे हैं जी, ट्रम्प ने एल साल्वाडोर, कोलंबिया, साउथ अमेरिकन जितनी भी उनकी समझिए एक तरीके से कॉलोनाइजेशन के तरीके से काम करता है, और डी डॉलराइजेशन जरूरी होगी रशिया और चाइना के लिए, क्योंकि डॉलर के प्रभुत्व की वजह से ही अमेरिका जो है आज की डेट में सबसे बड़ी सुपर पावर बन के खड़ा है। बिल्कुल। और अगर डॉलर डीडॉलराइज हो गया और युआन में या रूबल में या ब्रिक्स कंट्री के एक्सचेंज करेंसी में अगर आपको क्रूड मिलना शुरू हो जाता है, ग्रेन एक्सचेंज शुरू हो जाता है, तमाम जरूरत का सामान इन कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाता है, तो अमेरिकन हेगेमनी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चाइनीज डोमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एल साल्वाडोर के, कोलंबिया के, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट्स को अपने उसमें इनवाइट किया। अब मोदी जी का सवाल आ जाता है, मोदी जी थोड़ा सा चूक गए इसमें। आपको याद होगा उन्होंने एक साक्षात्कार में, एक पॉडकास्ट में, उनका पहला पॉडकास्ट था निदेश कामत के साथ, हालांकि वो ज़ीरोधा के हैं, एक स्टॉक ब्रोकर हैं। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, किस कैपेसिटी में लिया मैं नहीं कह सकता, पर उन्होंने कहा क्या कि मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती। तो कहीं ना कहीं जो अवतार उनका, अभी जो नॉन बायोलॉजिकल का अवतार उन्होंने ले लिया था 2024 के इलेक्शन से पहले जी, अब डोनाल्ड ट्रंप के इनवाइट ना करने से और 240 पर सिमटने से अब शायद वो वापस अपने बायोलॉजिकल रूप में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियां मान रहे हैं, और अमेरिका से ज्यादा क्लोज होकर भारत को, इजराइल और अमेरिका से ज्यादा संबंध बनाकर उनको यहाँ पर, अगर साउथ एशिया की बात करें, वैसे प्रमोद पावा जी बहुत अच्छी बता देंगे इससे ज्यादा, कि उनको नुकसान हुआ है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, हमारी साउथ एशिया पॉलिसी में, माफ कीजिएगा, साउथ एशियन पॉलिसी में हम बांग्लादेश को खो चुके हैं, मोहम्मद यूनुस से हम बात नहीं करना चाहते, श्रीलंका भी चाइना से निवेश लेकर अपना बिजनेस कर रहा है, नेपाल साहब गए एड लेने और इन्वेस्टमेंट लेके आए, भूटान के 850 स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन है उसमें 22 गांव बसाकर 7000 परिवार जो चाइना के वहां बस गए हैं, तो भूटान को भी यकीन नहीं है कि भाई आप डेप्चोंग और डेप्सैंग में और ले में तो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है हिंदुस्तान। एक ब्रेक 36,000 किलोमीटर का जो एरिया है। अब कश्मीर का अगर मैं छोटा सा बस एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, अगर मान लीजिए 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर का पूरा ग्रेटर कश्मीर का एरिया है, उसमें से अगर भारत के पास 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और 80,000 चाइना के पास था और बाकी POK का था, तो अब चाइना के पास 36,000 ऐड कर लीजिए उसमें, क्योंकि उन्होंने 2 काउंटीज बना दी हैं और 22 गांव अरुणाचल में पहले ही बना दिए थे। तो फिर अब कश्मीर की अगर बात करें तो जितना हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उतना चाइना के पास भी कश्मीर आ गया। अब आप करेंगे क्या? बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और कहीं ना कहीं जिस गलती की बात आत्मजीत जी ने जोड़ी है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से माना है कि मैं भी मनुष्य हूं और मुझसे भी गलतियां हुई हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर प्रमोद पाहवा हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डिप्लोमेट, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस निमंत्रण या फिर निमंत्रण ना मिलने को किस तरह से वो देख रहे हैं, और भारत और अमेरिका संबंधों में इसके जरिए क्या संकेत देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और दर्शकों को सीधे लेकर चलते हैं डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी के पास। डॉक्टर प्रमोद पाहवा, जिस तरीके से हमारे दोनों विश्लेषकों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से कंसर्निंग सिचुएशन अब दर्शा रही है, भारत की आर्थिक तरक्की के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे लेकर पहले ही काफ़ी चिंता में जो भारत के आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो दिख रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या संकेत देने की कोशिश करे? एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपका पहले इस पर लेना चाहूँगी, जो इनका शपथ ग्रहण समारोह का न्योता जयशंकर को मिला है, भारतीय प्रतिनिधित्व वो करेंगे, और उसके बाद भारत और अमेरिकी संबंधों को आप किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर प्रमोद?
देखिए, ऐसा है कि जब भी हम इस तरीके की कोई चर्चा शुरू करते हैं तो हमारी सोच और हमारी सोचने की क्षमता को इतना सीमित कर दिया गया है कि हम मोदी जी और भारत का अंतर नहीं समझ पाते। मोदी जी इंडिविजुअल एक नागरिक है, एक व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर के पद पर है जी। वो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और भारत भारत है, भारत को मोदी नहीं बना सकते और मोदी भारत नहीं हो सकते। तो ये दोनों अंतर हमें अलग अलग करके देखने होंगे। अगर न्योता मिला है तो वो भारत को मिला है जिसमें जयशंकर गए हैं, और जयशंकर जी के साथ तो मैंने काम भी किया है। जहां तक मैं जानता हूं कि वो बेचारे कभी भी, उनकी रुचि नहीं थी राजनीति में, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए या किस तरीके का कोई पद लें। लेकिन मेरा अनुभव कह लें या मेरा अध्ययन कह लें, मैं एक बहुत अनपढ़ सा ऊपड़ आदमी हूं, तो मेरा ये मानना है कि थर्ड वर्ल्ड की सरकारें जनता चुनी नहीं जाती, जनता द्वारा चुनी नहीं जाती, जनता द्वारा चुनी हुई दिखाई जाती। सरकारें वही होती हैं जो महाशक्तियां चाहती हैं और जिसको महाशक्तियां प्लांट करना चाहती हैं। कश्मीर का भी सिंह साहब बात कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल बात की उन्होंने, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था 2012 से लेकर 2016 तक। 2016 में सरकार ने हमें सबको बंद करा दिया था। तो अगर वो प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम का चलता होता तो आज पीओके में रजामंदी से हम साझीदार होते और हमारी सेनाएं वहां पर होती। लेकिन उस स्थिति को पलटने के लिए आप देखें, अन्ना आंदोलन चलाया गया, एक वो एंटी करप्शन आंदोलन चला और हर चौथा आदमी मोमबत्ती तो प्रमोद सर, क्या आप ये कह रहे हैं अन्ना आंदोलन के पीछे भी वैश्विक महाशक्तियां थी? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा तो लोग मुझसे सबूत मांगेंगे, लेकिन इतना तो आपके दर्शक और सभी लोग सोच सकते हैं ना कि हम को मासेस की मेंटेलिटी को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। जी। अन्ना में हर चौथा आदमी मोमबत्ती लेकर खड़ा था, करप्शन मिटाएंगे। वो कौन सा बिल लाना था इन्होंने, लोकायुक्त बिल। जी। हाँ, लेकिन बाद में पता लगा वीपी सिंह जो है वो भी मिनिस्टर हो गए और वो किरण बेदी वो गवर्नर हो गई, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हो गए दिल्ली के, और वो बिल भी कहीं खत्म हो गए, करप्शन भी खत्म हो गया। जो पब्लिक आंधी नहीं है गांधी है, वही पब्लिक मंदिर मस्जिद करने लग गई 1.5 साल के अंदर अंदर। तो कैसे सोच बदल जाती है जी। और ये बात तो खुद कल परसों आम आदमी पार्टी के एक बड़े मौजूद नेता ने कही है कि आरएसएस पीछे थी अन्ना आंदोलन के पीछे जी। तो ये सब आंदोलन, जैसे अरब स्प्रिंग चला था, जैसे सेंट्रल एशिया में कलर रेवोल्यूशन चले थे, तो ये रेवोल्यूशन कब चलाए जाते हैं, कब उखाड़े जाते हैं और कब बिठाए जाते हैं जी। अब बात मोदी जी की, मोदी जी को जब किया गया था, मेरा विचार है गलत भी हो सकता है, तो ये सोच के किया गया था कि मोदी जी के थ्रू हम चाइना को कंटेन करेंगे और चाइना को रोकने में मोदी और भारत की सेना एक बहुत बड़ा सहायता देगी, बड़ा हाथ देगी। लेकिन किसी कारणवश जो स्पष्ट नहीं किए जा सकते, मोदी जी वो सब नहीं कर पाए, या तो उनको अधिकारियों ने साथ नहीं दिया या सेना ने साथ नहीं दिया, अब ये तो वही जानते होंगे। लेकिन उसके चलते हुए मोदी जी 2-3 नाव पर पैर रखकर चलते रहे। एक तरफ तो वो अमेरिका को भी यस करते रहे, दूसरी तरफ वो चाइना और रूस के साथ भी काम करते रहे, तीसरी तरफ वो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर सेंट्रलाइज हो गए क्रोनी कैपिटलिज्म में। तो तीनों बिगड़ गई। 2 नाव की कश्तियों पर पैर रखने वाले तो बहुत देखे सुने थे, मोदी जी ने 3 नाव पर सवारी करने की कोशिश की जी। उसकी वजह कि इंडिविजुअल साख गिर गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब संभाला था वित्त मंत्री का पदभार 1991-92 में, तब हम लगभग दिवालिया होने के कगार पर थे जी। लेकिन उनकी साख इतनी थी कि हम 1 साल के अंदर हम सब कुछ रिकवर कर गए। तो मोदी जी ने साख को दांव पर लगा दिया या खत्म कर दिया, और आज वर्ल्ड पावर चाहे वो ईस्ट की हो या वेस्ट की हो, वो नहीं चाहती कि ये कंटिन्यूटी में रहे, क्योंकि जैसा चर्चा भी है और सब जानते भी हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो
और इसी की पूरी कोशिश में, बल्कि अग्रेसिव कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आप उनका पहला बयान सुने ना, जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है, उसमें विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले 4 साल में बहुत कुछ बदल कर जाऊंगा और वो सब कुछ करके जाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो अगर एलन मस्क माइक्रोवेव से और सिग्नल से आपको वाईफाई भी दे सकता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है, वो इतना कहीं से नहीं टेक्निक पे आ रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये निजाम आया था, जिस निजाम के तहत हम आज चल रहे हैं, यूएन वाला, तो एक नई इंडस्ट्रीज आई थी। युद्ध शांति के लिए जरूरी है, तो युद्ध से तरक्की भी होती है, ऐसा नहीं है जी। तो यानी 2 शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं, हो सकता है कि इस युद्ध का विस्तार भी हो जाए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप देशों को चेता रहे हैं कि ट्रेड वॉर की भी शुरुआत वो करेंगे, तो वो 4 सालों में बहुत कुछ करते नजर आएंगे जी। नहीं, युद्धों का विस्तार तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब से मानव सभ्यता बनी है जी, तो युद्ध रहे हैं। लेकिन हाँ, युद्धों के प्रारूप बदल जाएंगे जी। पहले तीर तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूक से लड़ने लगे, बारूद से लड़ने लगे, फिर टैंकों से लड़ने लगे जी। हो सकता है टाइम में कोई नए हथियार आए या कोई नए तरीके के युद्ध आए। और मैं और आप आज अगर टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का युद्ध है, ये 5th जनरेशन वार है। अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, ये भी हम एक हिस्से हैं। और हम एक युद्ध हार चुके हैं 2014 में जी, जब टर्की को छोड़कर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एंटी करप्शन को छोड़कर मंदिर मस्जिद में चले गए। बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड वॉर हो या फिर H1B1 वीज़ा जो है उसके सुधारों की जो बात हो रही है, क्या इन चुनौतियों पर भारत की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा गहरी होंगी या फिर इनका जो है विस्तार होता दिखेगा ट्रंप के कार्यकाल में, और इन चुनौतियों से भारत कितना लड़ पाने में सक्षम है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को सीधे लेके चलते हैं उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष, शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर प्रमोद जी ने भी बातें रखी हैं और आत्मजीत सिंह ने भी बातें रखी हैं। सबसे बड़ा मसला जो मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो H1B वीज़ा, जिसके रिफॉर्म्स की एलन मस्क भी जो है अपना स्टैंड बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी जो है इसे लेकर काफ़ी कह सकते हैं कि एकजुटता है। प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत रहेगा और हज़ारों की तादाद में हो सकता है कि इंडियंस जो वहाँ पर इलीगल तरीके से हैं या फिर H1B वीज़ा उनका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि डिपोर्ट होते भी दिखेंगे भारतीय नागरिक। मैं इस मामले में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद उनकी जो कैबिनेट बनी है, जो उनके सेक्रेटरीज हैं उसमें, या उन्होंने जिस तरह से रोल्स दिए हैं उसमें बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं। जो खुद एलन मस्क ने कहा कि मैं तो आया था इसी वीजा पे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जब से उनकी विक्ट्री हुई है। अभी वो सीट पे नहीं आए, अभी वो ओवल हाउस में नहीं है, लेकिन सब कुछ फोकस उनके ऊपर है और बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, सब हो रहा है। दिक्कत क्या है कि अमेरिका के जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें डोमिनेट तो कर रहा है इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा खतरा ये है कि अगर उन्होंने इस वीजा के ऊपर ज्यादा पाबंदी लगाई और कुछ कंपनियां उसमें से अपना ऑपरेशन यूरोप शिफ्ट कर गई, तो क्या होगा। ये बात बहुत ढंग से ट्रंप भी समझते हैं, लेकिन वो प्रेशर बिल्डिंग पॉलिटिक्स के तहत, और अच्छा इमिग्रेंट्स वाला मसला जो था वो उन्होंने इलेक्शन में अपने कैंपेन में किया, तो वोट तो मिल गए उनको उस लाइन पे। अब उसके बाद होगा क्या क्या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा पूरी डिप्लोमेसी पे, पूरा सिनेरियो, जो वर्ल्ड सिनेरियो। देखिए इकोनॉमी तो इंपॉर्टेंट है ना, भारत के ऊपर अगर जीडीपी कैलकुलेशन में देखें तो 0.some% में असर आएगा, लेकिन
यूएस के लिए भी ये मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी आईटी इंडस्ट्री के भीतर उसको अमेरिकन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये नौकरियां अमेरिकन को दीजिए, ठीक है, बट जो सैलरी, जो वेजेस का जो पूरा सिस्टम है वो उस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ेगा, तो वो एक इशू है। लेकिन सवाल सिर्फ एक वीजा का नहीं है, सवाल सिर्फ एक दो चीजों का नहीं है। असल बात जो हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे थे ना जी, वो है, और खासतौर पर जो पावा साहब ने बात कही वो कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है। देखिए अब दुनिया में एक अजब किस्म का फिनोमेना है। पुतिन ग्रेटर रशिया बना रहे हैं, ट्रंप साहब ग्रेटर अमेरिका की तरफ, वो ग्रीनलैंड से लेके और गल्फ ऑफ पनामा और गल्फ ऑफ मैक्सिको तक बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ अखंड भारत बनाने वालों का राग चलते ही रहता है। अर्दोगन टर्की में बैठ के वो सपने देखते रहते हैं पुराने ऑटोमन एम्पायर को करने के लिए। तो ये जो इस तरह के जो तत्व हैं, मैं तत्व ही कहता हूं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग तरह के हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को, इनको थोड़ा सा फेनेटिक भी आप मानिए, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि पिछले 7-8 सालों से तो मैंने, या 10 सालों से तो मतलब मुझे करेक्ट करेंगे लोग अगर मैं गलती कर रहा हूं, कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल फॉरेन पॉलिसी तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के नाम पर जो कुछ होता है वो क्या हो रहा था, वो क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए धुआंधार यात्राएं हो रही थी और गले में बांह डाला जा रहा था और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे। आज वही कैपिटलिस्ट जो है इंडिया का, पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं या मुकदमे हो रहे हैं, कई जगह तो सरकारें वोटिंग पर उन एजेंडा बन गए। यूएस में भी इससे अछूता नहीं है, साउथ एशिया में भी, बांग्लादेश में भी ये केस हुआ, श्रीलंका में भी केस हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग है, यूरोपियन कंट्रीज अलग हैं, अभी तो अफ्रीका में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो अब आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी एक बहुत कंटिन्यूटी में चलने वाली एक विजनरी चीज होती है जी। अब उसमें हम ये छोटी, ठीक है, ट्रेड वार होगा, टैरिफ अगर इंपोज होगा तो क्या बहुत फर्क पड़ जाएगा, H1 वीजा पे कितना फर्क पड़ जाएगा, ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है जी। लेकिन इन सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया शी जिनपिंग को। अब शी जिनपिंग को इनवाइट करके मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो यारी दोस्ती वाले माहौल में बातें करने की आदत पड़ गई है ना देश को, कि अरे ये तो उनका दोस्त है, मेलेनी से गले मिल लिया और उनको कर लिया और पुतिन को फोन करके बोला कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। मतलब गजब तमाशा है। इतनी सीरियस चीज को आप फॉरेन पॉलिसी को इतने लाइट मूड में, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, और ये फॉरेन पॉलिसी लेके हम, ये तो दो चीजें जो भी सामने आई हैं, हमें फेस क्या करना है, हमें साउथ एशिया में हमारी प्रेजेंस क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट बात, हमारा डी डॉलराइजेशन वाले उसमें हम किस तरफ झुक रहे हैं। हमारे ऊपर अभी तो ठीक है, मुनाफा दिख रहा है कि हाँ ठीक है, हमने डायरेक्ट रूबल में ट्रेड कर लिया, पहले ईरान में कर लेते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा स्टैंड क्या है, हम पॉलिटिक्स के किस लाइन को लेके चलना चाहते हैं, हम डिप्लोमेसी की किस लाइन को लेके चलना चाहते हैं। ये जो अवसर के हिसाब से, अच्छा इधर सौदा उधर सौदा, सब अनस्टेबल है तो हम सौदे कर लेंगे, ऐसे नहीं चलती है ना चीजें। इसलिए मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि कम से कम अब जब ये बात बिल्कुल सामने है पूरी दुनिया के कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे, यूएन की क्या औकात रह गई है। इजराइल ने जिस तरह से यूएन पीस कीपिंग को अटैक किया लेबनान में, या यूएन की असेंबली में क्या क्या चल रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के मामले में, और क्या बेशर्मियां चल रही हैं, क्या वैल्यू रह गई है। तो जब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, हमारा रोल क्या है? हम यही देखते रहेंगे कि हमारा वीजा पे कितना फर्क पड़ा है, भाई ठीक है 10 लाख की जगह 6 लाख हो जाएगा जी, तो 4 लाख से, मतलब हमारे लिए वो क्या है कि हमारे पास बैकअप प्लान क्या है कि उन प्रोफेशनल्स के लिए हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं जी। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस।
बिल्कुल। कहीं न कहीं हमें जो है अपनी जो तरक्की है, अपनी जो इकॉनमी है, उसको और ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप वो सिर्फ़ कोर, अगर देखा जाए तो वो कोर बिज़नेसमैन है, उससे पहले की लीडर है, उससे पहले वो एक जो है बिज़नेसमैन की तरह देखे जाते हैं। एक छोटा-सा ब्रेक लूँगी, इसके बाद जब लौटेंगे तो आत्मजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे समझेंगे कि इस चुनौती के लिए भारत कितना तैयार है, ख़ास करके तब जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अडानी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है और अडानी खुद उनके लिए भी और उनकी कंपनी के लिए अमेरिका में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से मामला चल रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक ऐसा मसला भी होगा, एक ऐसा मोहरा भी होगा जिसका वो इस्तेमाल करते भी देखे जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा सकती है इसके ज़रिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका और सीधे चलते हैं आत्मजीत जी के पास। आत्मजीत सर, क्या आप भी इस स्थिति को आते हुए देख पा रहे हैं, या आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप और उनके खुद के खिलाफ जो मामला अमेरिका की अदालत में चल रहा है, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत की विदेश नीति कैसे आगे बढ़ती दिखेगी? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, आपने कहा कि वो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन तो वो हैं, बैंकों का पैसा लेके उन्होंने अपनी फिगर्स, बैलेंस शीट्स को इन्फ्लेट करके जिस तरीके से लोन लिए, उन्हीं पे अभियोग का मामला चला था। बिल्कुल। बड़े बिजनेसमैन तो एलन मस्क हैं। ग्रीनलैंड में जो उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लूंगा, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है एसेंशियली रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए रिच माइनिंग कैपेसिटी मानी जाती है, इसलिए शायद ग्रीनलैंड की इनको जरूरत है। क्योंकि मेक्सिको में 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की लिथियम बैटरी बनाने के लिए, लिथियम की एक्सकेवेशन के लिए। लिथियम के बगैर बैटरी बन नहीं सकती। एलन मस्क की कंपनी का नाम बता दीजिए, क्या है? टेस्ला। टेस्ला क्या करती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है जी। और फिर उन्होंने पनामा की बात की। पनामा की बात बता दूं, रिकार्डो वांसे जो उनके वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कहते हैं कि पनामा आप कैसे ले लेंगे भाई। उन्होंने एसोसिएट प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में ये भी बताया, रिकार्डो वांसे ने, कि ट्रंप के इस दावे का खंडन किया उन्होंने कि चीन नहर के संचालन को नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहर के दोनों छोरों पर बंदरगाहों में परिचालन करने वाली चीनी कंपनियां जो है हांगकांग के एक संघ का हिस्सा थी। 1997 में ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था। अमेरिका और ताइवान की कंपनियों की नहर के किनारे अन्य बंदरगाहों का भी संचालन कर रही हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि चाइना के शिप्स फ्री में जा रहे हैं? उल्टा अमेरिकन जो वॉरशिप्स हैं, उस पैक्ट के तहत जो पनामा के साथ उनका हुआ था, वॉरशिप्स के लिए उनको एक्सेस दिया गया था सुएज कनाल से। तो मैं पनामा कनाल बंद कर दूंगा। और ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि वो कहते हैं कि जी हमें चार्जेस ज्यादा लगाए जाते हैं जी। इस तरीके की अनगरल बातें जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, वो बेसिकली आपका ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। हमारे मोदी जी भी कुछ ऐसे ही करते हैं। जब आप बात करेंगे अदानी पर, तो बात आ जाएगी आरक्षण पर। आरक्षण के मसले को पकड़ना शुरू करेंगे तो आ जाएगी हिंदू मुसलमान पर, संभल पर। संभल से निकलेंगे तो अयोध्या में फंसेंगे, अयोध्या से निकलेंगे तो कहीं और फंसेंगे। तो ये इस तरीके की राजनीति करने का जो राइट विंग पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, या दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स का, ये बेसिकली सिग्नेचर स्टाइल है। और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी को बिलोंग करते हैं और मोदी जी भी उसी को बिलोंग करते हैं। हालांकि अपनी दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ये आपस में भिड़ गए। भिड़े भी नहीं, मोदी जी ने कहीं ना कहीं गलत आंक लिया डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी तरफ चाइना जो है जी, वो बड़ा स्मार्टली मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटो एंसिलरी यूनिट्स हो, सीमेंट लंबर और ऑटो एंसिलरी यूनिट्स, और काफी सारा फिनिश प्रोडक्ट कनाडा से अमेरिका जाता है। मैं आपको दशकों को और बता दूं कि 4 मिलियन बैरल्स पर डे का क्रूड ऑयल भी कनाडा सप्लाई करती है यूएस को। तो आप कनाडा पे टैरिफ लगाएंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? उपभोक्ताओं को होगा, अमेरिका के। रशिया ने जब गैस पाइपलाइन बंद कर दी, क्रूड लाइन बंद कर दी, तो लंदन में 25 पाउंड पर मंथ एनर्जी चार्जेस बढ़ गए जी। और यही दिक्कत यूरोप को थी। अब ये सीरिया की जो लड़ाई हुई है, ये इजराइल का फिलिस्तीनियों पे कब्जा या गाजा पट्टी पे कब्जा, ये तो सिर्फ दिखाया गया आपको। असलियत तो ये थी कि बशर अल असद की सरकार को गिराना जरूरी था, क्योंकि यूरोप में पाइपलाइन देने के लिए टर्की के थ्रू वो यूरोप जा सकती थी सीरिया के बीच में से। बशर अल असद ने मना कर दिया कि मैं पाइपलाइन नहीं बिछाने दूंगा। असल में होता क्या है, जब आपने इराक वॉर भी देखा, अफगान वॉर देखा, उससे पहले यमन देखा, ये सारी चीजें जो हैं आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए की जाती हैं। सारा मामला बिजनेस ही होता है, बगैर बिजनेस के कोई लड़ाई होती नहीं है।
तो ये अमेरिका जो है, ये जितनी भी वॉर्स करता है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ की बात करे या लोकतंत्र की बात करे या किसी डिक्टेटर की बात करे या अथॉरिटी की बात करे, वो सब चीजें की जाती हैं और बंद पर्दे में कहानी कुछ, उसकी असलियत कुछ और होती है। और यही सब चल रहा है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं जी। अदानी साहब का इंटरेस्ट क्या था? आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए थे तो अदानी साहब का ट्वीट आया था जी। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं 15 बिलियन की रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने की कमिटमेंट देता हूं। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ नहीं ली, जो बाइडेन की सरकार है, और उसके बाद अभियोग का मामला खुल जाता है उसके अगले दूसरे दिन। ब्रायन पीस का जो आपने ब्रुकलिन का भी प्रोग्राम किया और मैंने भी किया था, तो ब्रुकलिन में ब्रायन पीस को भी हटा दिया गया एज अटर्नी। उन्होंने अभियोग का मामला दर्ज किया, फिर सारे मामलों को फेडरल कोर्ट में लेके आ गए। फेडरल कोर्ट्स क्योंकि मैनेज की जा सकती हैं इतनी इजीली नहीं जैसे हमारी भारत की संवैधानिक कोर्ट्स हैं या हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से माननीय कोर्ट्स हैं। इनको तो कोलेजियम के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। फेडरल कोर्ट में थोड़ा कम असर पड़ता होगा, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला इसलिए लाया गया कि मान लीजिए जो लीगल काउंसिल होती हैं, जो जिनके पास सैंक्शन होता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है सर्च वारंट्स की या वारंट्स की, वहां से इस मामले को सिविल और क्रिमिनल को लाके फेडरल कोर्ट में डाल दिया गया ताकि ये मामला 3-4 साल के लिए ठंडे बस्ते में रहे, ताकि अमेरिका जब चाहे इसको लोकल भाषा में कहते हैं भारत की पुंगी बजा दे। और जो मैसेज देना चाहते थे अदानी साहब, 15 बिलियन डॉलर की जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट, वो इसलिए ताकि वो कार्बन क्रेडिट्स वो गेन कर लें। और होल्चिम सीमेंट से जो 14 बिलियन की एक्विजिशन हुई है, एसीसी अंबुजा, उसके बाद सांगी, उसके बाद पेन्ना, तो ये सीमेंट बिकेगा कहां? तो वो सीमेंट बेचने के लिए कार्बन क्रेडिट चाहिए। जो लोग विश्व बाजार को समझते हैं वो समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स क्यों चाहिए आपको। होल्चिम ने एग्जिट किया क्योंकि वो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स में चला गया जो आपके जिस तरीके का सीमेंट वो बना रहा है अब, और जिस तरीके की चीजों को वो बना रहा है वो अर्थ या जो भी हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको मीट करती हैं। तो होल्चिम तो निकल गया सीमेंट इंडस्ट्री से बाहर। हमारा सिर्फ इंडिया में नहीं एग्जिट किया, वो और भी 7-8 कंट्रीज से एग्जिट कर गया। पर जब अदानी साहब के पास अब ये सारा 14 बिलियन डॉलर का जो आ गया, जिसमें GQG भी आया, उन्होंने पैसा लगाया, अब वो पैसा किसका है राहुल गांधी पूछते हैं पर उसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये सब षड्यंत्र रचे गए। कार्बन क्रेडिट्स आज भी 14 या 15 जनवरी, मतलब आज मेरे ख्याल 13 है, कल और परसों में अहमदाबाद में एक बड़ा इंटर सोलार का एक इवेंट लगाया गया है जिसमें ये सारी सोलार कंपनीज को बुलाया गया है और इनको धमकी दी जाएगी कि अपने कार्बन क्रेडिट हमें दे दो भाई, हमें सीमेंट का कारोबार करना है। तो ये बदमाशी, दादागिरी, मोटा भाई छोटा भाई और गली का गुंडा, इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है अब देश में। बिल्कुल, देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर छोटा भाई को आंख दिखा दी है, छोटा भाई अब डर के बैठ गया साइड। ठीक है, कहीं ना कहीं एक डर जो है ये जिसके बीच का कहा जाता है कि ये मित्रता है और गहरी मित्रता है, हो सकता है ये गहरी मित्रता ना रहे जब ट्रंप आए और इसका इस तरह से इस्तेमाल हो इस पूरे मसले का। फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी के पास मैं जाऊंगी और बहुत ही सीमित समय रह गया, इसलिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगी आपसे कि समय का अभाव है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि विदेश नीति की जब बात आती है पाहवा सर, तो विदेश नीति पहले भी इस तरह के मोर्चों पर भारतीय विदेश नीति की और कूटनीति की काफ़ी तारीफें होती रही हैं। इस मोर्चे पर भारतीय विदेश नीति जो है अगर गलती मान ली गई है तो सुधारते हुए भी दिखेगी? नहीं, हमारी प्रशंसा अब भी होगी विदेश नीति में, खासकर वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे दुश्मन हैं। जी, हमने खो दिया, हमने गुट निरपेक्ष को खो दिया, हमने अपने चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बनने दिया। तो ये युद्ध रहेंगे, चलते रहेंगे। और सिंह साहब बता रहे थे कि आर्थिक होती हैं जितने भी युद्ध होते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, रियलिटी भी यही है। WTO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इस अलावा मैं एक दर्शकों को जाते जाते एक चीज और बता दूं कि हम जो देख रहे हैं अमेरिका चाइना या अमेरिका रूस का या भारत का हम देखते रहे हैं, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट और पैदा हो रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप और अमेरिका का। अभी तक हमारी जितनी फाइनेंशियल चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो रॉथशील्ड फैमिली की तरफ से चल रही थी। जो बैंकिंग थी उसके ऊपर उनका कब्जा था, करेंसी के ऊपर उनका कब्जा था, जो ब्रिटेन से, सेंट्रल लंदन से चलता था जी। उस पावर्स को, फाइनेंशियल्स की उस पावर्स को
अमेरिका अपने अंदर कैप्चर करना चाहता है, उसके लिए के साथ भी सहयोग बना रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस, जिस पर प्रतिबंध है, वो पुतिन से भी मिलने वाले हैं। क्या स्विट्जरलैंड में मिले, स्वीडन में मिले या सऊदी अरब में मिले, और बहुत जल्दी उनकी शायद पहली मुलाकात पुतिन से भी होगी जी। तो इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां जो हैं, जैसा वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उन चुनौतियों से, जो वाकई अमेरिका की चुनौती है, और कहीं ना कहीं इस चुनौती में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसलिए सीसॉ के जो संबंध है, कभी ऊपर कभी नीचे, भारत अमेरिकी संबंधों को देखा जाएगा लगातार डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रबोध सर आपका भी, उत्कर्ष सर आपका भी, आत्मजीत सर आपका भी, कि आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका इस विषय पर क्या कहना है, आपका कोई ओपिनियन है तो हम तक ज़रूर लिखकर भेजिए अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।